सिस्टम ने मुझे एक अमीर सेकंड जनरेशन हेयर की जिंदगी दी थी, लेकिन मेरा मन तो उस सिस्टम के पूरे खानदान को कोसने का कर रहा था, क्योंकि उसने मुझे किसी का सिंप बना दिया था, और वो भी पूरे 3 साल के लिए। 3 साल। तुम जानते हो मैंने ये 3 साल कैसे काटे? पूरे 3 साल मैं इस घटिया नोवेल वर्ल्ड में फंसा रहा। मेरा नाम था जी बोदा। मैं एक साइड विलेन था। मेरा पूरा काम सिर्फ इतना था कि हीरोइन बाई निंगबिन के पीछे पागलों की तरह घूमता रहूं, उसका पीछा करूं, उससे एक तरफा प्यार करता रहूं, फिर हीरो और हीरोइन दोनों से बुरी तरह बेइज्जत हों, और आखिर में पूरा फैमिली बर्बाद होने के बाद बेकार सी मौत मर जाऊं। लेकिन इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी मिशन फिर भी फेल हो गया। मैंने हीरोइन को खुश करने के लिए हर तरीका अपनाया, फिर भी कुछ नहीं बदला। जब मैं सोच रहा था कि अब सिस्टम मुझे सीधे मिटा देगा, तभी एक मैकेनिकल वॉइस सुनाई दी। डिंग। मिशन टाइम रिमेनिंग 0 डेज। मेन मिशन फेल्ड। मिशन फेलियर पनिशमेंट। यू विल रिमेन इन दिस वर्ल्ड फॉर एवर। मैं कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रह गया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर यहीं रहना था तो पहले ही बता देते। मुझे लगने लगा पिछले जन्म में मैंने सिस्टम का बहुत बड़ा कर्ज खाया होगा। नहीं, सिर्फ कर्ज भी नहीं, वरना कोई किसी को इतनी बुरी तरह नहीं सताता। मैंने आंखें खोली। मेरे सामने वही करीब 100 स्क्वायर मीटर वाला मास्टर बेडरूम था। इटली से मंगाया गया हैंडमेड बेड, फ्लोर टू सीलिंग ग्लास, विंडो के बाहर जियांगचेंग का चमकता हुआ नाइट व्यू, वॉक इन क्लोजेट में दर्जनों महंगे डिजाइनर सूट्स टंगे हुए थे। ये सब देखकर कोई भी खुशी से झूम उठता, लेकिन मेरा मन सिर्फ गालियां देने का कर रहा था। पूरे 3 साल मैं इस घटिया रोमांस नॉवल में फंसा रहा। मैंने जी बोडा नाम के विलन की जिंदगी जी। मैं देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा था, एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर। लेकिन मेरी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, हीरोइन बाय निंगबिन का पीछा करना, उसके और उसके फर्स्ट लव यी तिंगचेंग के बीच गलत फहमियां पैदा करना, और फिर स्टोरी के चैप्टर 320 में सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत होना, फैमिली खो देना, दोस्त खो देना और अकेला रह जाना। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। मेन मिशन, हीरोइन बाय निंगबिन का प्यार हासिल करो। करंट प्रोग्रेस 35/100। वार्निंग, मिशन टाइम रिमेनिंग 0 डेज। मिशन फेल्ड। पनिशमेंट, परमानेंटली स्टे इन दिस वर्ल्ड। मैं बेड के हेडबोर्ड से टिक गया और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। 3 साल बाद मैं पहली बार दिल से मुस्कुराया था। ये जी बोडा वाली नकली स्मर्क नहीं थी, ये एक असली मुस्कान थी। मैं असल दुनिया का एक 28 साल का आम इंसान था। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मेरी सैलरी सिर्फ 5,000 थी। मैं शहर की तंग गली में एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। लेकिन आज मैं सच में खुश था। पूरे 3 साल मैंने सिर्फ एक्टिंग की थी। सिस्टम का मिशन बहुत आसान लगता था, बस हीरोइन को मुझसे प्यार करवाना था। लेकिन पहले ही दिन मुझे समझ आ गया था, यह मिशन कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि बाई निंगबिन इस दुनिया की चोजन हीरोइन थी। उसकी सेटिंग ही ऐसी थी कि वो सिर्फ ही टेंगचेंग से प्यार करती थी और जी बोडा से नफरत करना जैसे उसके जीन्स में लिखा हुआ था। मैं चाहे जितनी कोशिश करता, सब बेकार था। जितना ज्यादा उसके पीछे भागता, वो उतनी ही ज्यादा मुझसे नफरत करती। सबसे बुरी बात, सिस्टम मुझे रोज हीरोइन का पीछा करने पर मजबूर करता था। अगर एक भी दिन मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी लाइफ स्पैन काट देता। इसलिए मैं रोज बेवकूफों की तरह उसके पीछे घूमता था। आज फूल देता, कल पूरा रेस्टोरेंट बुक करता, परसों हीरो बनकर उसे बचाने पहुंच जाता, और हर बार बाई निंगबिन मुझे ठंडी नजरों से देखती। उसकी बेस्ट फ्रेंड शू टिंगटिंग मेरा मजाक उड़ाती, और मैं चुपचाप बेइज्जत होकर वापस लौट आता। पहले साल बहुत शर्म आती थी, दूसरे साल सब आदत बन गया, तीसरे साल मुझे खुद से ही घिन आने लगी। लेकिन अब सब बदलने वाला था। आखिरकार ये सब खत्म होने वाला था। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम जी होस्ट। मैंने पूछा, मिशन फेल होने के बाद क्या तुम अब भी रहोगे? सिस्टम ने शांत आवाज में जवाब दिया, मिशन फेल होने के बाद सिस्टम स्लीप मोड में चला जाएगा। इसके बाद मैं होस्ट को कोई हेल्प नहीं दे पाऊंगा और ना ही कोई नया मिशन दूंगा। होस्ट का पूरा स्टेटस पैनल भी बंद हो जाएगा। मैंने धीरे धीरे पूछा, मतलब अब तुम मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाओगे? हाँ होस्ट। ये जवाब सुनते ही मैंने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे पिछले 3 सालों से सीने में जमा सारा बोझ एक ही सांस में बाहर निकल गया हो। मैं उठकर फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने जा खड़ा हुआ। सुबह की धूप में पूरा जियांगचेंग धीरे धीरे रोशनी से भर रहा था। मैं मुस्कुराया।
अब बहुत हो गया। अब मैं कोई एक्टिंग नहीं करूंगा। आखिरकार मुझे ये नकली जिंदगी जीने की जरूरत नहीं रही। उसी समय बेड पर रखा मेरा फोन वाइब्रेट करने लगा। मैंने उठाकर देखा, मेरे असिस्टेंट का मैसेज था। आज बाय निंगबिन की नई कंपनी की ओपनिंग सेरेमनी थी। पुराने प्लान के मुताबिक मुझे फिर से लाखों की कीमत का फ्लावर बास्केट लेकर वहां जाना था। सबके सामने अपनी मौजूदगी दिखानी थी। फिर शूटिंग टिंग मुझे सबके सामने बेइज्जत करती और आखिर में यी तेंगचेंग हीरो बनकर एंट्री लेता। उसके सामने मैं फिर एक जोक बन जाता। मैसेज पढ़ते ही मैंने फोन लापरवाही से बेड पर फेंक दिया। फिर सीधा वॉक इन क्लोजेट में चला गया। वहां टंगे महंगे डिजाइनर सूट्स की तरफ मैंने देखा तक नहीं। मैंने कोने से एक साधारण सी ब्लैक हुडी निकाली, उसके साथ डार्क ग्रे कैजुअल पैंट्स पहनी और आखिर में एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज पहन ली। जब मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ तो उसमें लगभग 6 फुट 2 इंच लंबा एक नौजवान दिखाई दिया। उसके चेहरे की बनावट बेहद शार्प थी, आंखें तेज थीं और बिखरे हुए बाल उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। मानना पड़ेगा, जी बोडा की शक्ल वाकई कमाल की थी। बस पहले वाला जी बोडा हमेशा अपने बालों में इतना जेल लगाता था कि वो चमकने लगते थे। ऊपर से हर दिन ऐसे चमकीले कपड़े पहनता था मानो चलता फिरता मोर हो। हर वक्त उसके चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन रहता था, औरत, तुमने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैंने 3 सेकंड तक मिरर में खुद को देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। इस बार यह हंसी बिल्कुल असली थी। 3 साल से दबा हुआ सारा गुस्सा आज बाहर निकलने वाला था। मैंने सेफ खोला, उसमें से 3 चीजें निकाली, एक ब्लैक कार्ड, एक यूएसबी ड्राइव और एक फाइल फोल्डर। यूएसबी में पिछले 3 सालों में जुटाई गई सारी इंफॉर्मेशन थी, बाय निंगबिन की, यी तेंगचेंग की और जी फैमिली के उन तथाकथित रिश्तेदारों की। जबकि फोल्डर के अंदर एक बिजनेस प्लान रखा था जिसे तैयार करने में मुझे पूरा 1 साल लगा था। सिस्टम ने सिर्फ एक मिशन दिया था, हीरोइन का पीछा करो, लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि मैं बाकी काम नहीं कर सकता। इन 3 सालों में जब सबको लगता था कि जी बोडा सिर्फ पैसे उड़ाना जानता है, मैं चुपचाप अपना पूरा जाल बुन रहा था। सीढ़ियां उतरते हुए मैंने एक नंबर डायल किया। 2 रिंग के बाद कॉल उठ गई। दूसरी तरफ एक भारी आवाज सुनाई दी, यंग मास्टर। इतनी सुबह? मैंने शांत लहजे में कहा, अंकल चेन, जिस प्रोजेक्ट की बात मैंने आपसे की थी, आज उसे शुरू करने का समय आ गया है। मेरी आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे मैं मौसम की बात कर रहा हूं। कुछ पल तक दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर अंकल चेन हंस पड़े। मैं इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। बताइए, शुरुआत कहां से करें? मैं गराज में पहुंचा। वहां एक से बढ़कर एक सुपर कार्स और लग्जरी कार्स खड़ी थीं, लेकिन मैं सीधा उस धूल से ढकी हुई काली मैबैक के पास गया। मैंने जानबूझकर यही कार चुनी थी, लो प्रोफाइल, किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा और सफर भी आरामदायक रहेगा। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया। V12 इंजन की भारी आवाज पूरे गराज में गूंज उठी। मैंने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा, बाय निंगबिन की ओपनिंग सेरेमनी, चिन्हे बे होटल। कार धीरे धीरे गराज से बाहर निकली और जांगचेंग की सुबह वाली ट्रैफिक में शामिल हो गई। अंकल चेन ने हैरानी से पूछा, आप खुद जा रहे हैं? पहले तो हमेशा असिस्टेंट को भेजते थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। पहले इसलिए क्योंकि उन लोगों के चेहरे देखने में मेरा टाइम वेस्ट होता था, लेकिन आज बात कुछ और है। आज आखिरी एक्ट है। अगर मैं नहीं गया तो ये ड्रामा खत्म कैसे होगा? करीब 40 मिनट बाद मैं चिन्हे बे होटल पहुंच गया। होटल के बाहर रेड कारपेट बिछा हुआ था। दोनों तरफ बधाई के फ्लोर बास्केट्स लगे थे। सबसे आगे करीब 2 मीटर ऊंचा एक विशाल फ्लावर बास्केट रखा था। उस पर सुनहरे रिबन के साथ लिखा था, यी तेंगचेंग की ओर से शुभकामनाएं। मैंने बस एक नजर डाली। दिल में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। अगर ये 3 साल पहले होता तो शायद मैं इससे भी बड़ा फ्लावर बास्केट मंगवाने का ऑर्डर दे देता, लेकिन आज मैंने आराम से कार पार्क की, अपना ब्रीफकेस उठाया और धीरे धीरे होटल के अंदर चला गया। एंट्रेंस पे खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे देखते ही पहचान लिया। उसके चेहरे पे अजीब सा भाव आ गया। आखिर जंगचेंग के सोशल सर्कल में जी बोधा की रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा, बिगड़ा हुआ यंग मास्टर, जो 3 साल तक हीरोइन के पीछे भागता रहा और फिर भी उसे हासिल नहीं कर पाया। वो पूरे हाई सोसाइटी का मजाक बन चुका था। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और बिना रुके अंदर चला गया। बैंकेट हॉल 3री मंजिल पर था। जब मैं वहां पहुंचा तो काफी लोग पहले से मौजूद थे। बिजनेस टाइकून्स, हाई सोसाइटी के लोग, बाय निंगबिन के बिजनेस पार्टनर्स, सब छोटे छोटे ग्रुप्स में बातें कर रहे थे। जैसे ही मैंने हॉल का दरवाजा खोला, पूरा माहौल बदल गया। कई लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे,
कुछ के चेहरे पर तमाशा देखने वाली मुस्कान आ गई, तो कुछ ने खुलकर आंखें घुमा ली। मैंने पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई और तुरंत बाय निंगबिन को ढूंढ लिया। वो हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, सफेद इवनिंग गाउन में। वो किसी फेरी से कम नहीं लग रही थी। उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसके बगल में उसकी बेस्ट फ्रेंड शू टिंगटिंग खड़ी थी, हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए। वो कुछ मजेदार बात कह रही थी, जिसपे बाई निंगबिन हल्के से मुस्कुरा रही थी। और उसके दूसरी तरफ एक नौजवान खड़ा था, सफेद शर्ट, गहरे ग्रे रंग का सूट वेस्ट, गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा। उसकी हर हरकत से एक जेंटलमैन ऑरा झलक रही थी। यी तेंगचेंग, जांगचेंग के यी फैमिली का दूसरा बेटा, बाय निंगबिन का फर्स्ट लव और इस नॉवल का मेल लीड। तीनों साथ खड़े थे, मानो किसी पेंटिंग का हिस्सा हो। मैं सीधे उनकी तरफ चल पड़ा। सबसे पहले बाय निंगबिन की नजर मुझ पर पड़ी। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। शू टिंगटिंग ने भी उसकी नजर का पीछा किया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वो धीमी आवाज में बोली, ये फिर आ गया। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि आसपास खड़े सभी लोगों को साफ सुनाई दे। आज बिंग बिंग की कंपनी की ओपनिंग है। ये एक दिन भी चैन से नहीं बैठ सकता क्या? शू टिंगटिंग ने नाराज होकर कहा। बाय निंगबिन ने कुछ नहीं कहा। वो बस हल्का सा मुड़ी और अनजाने में थोड़ा सा यीतेंगचेंग के करीब खिसक गई। उधर यीतेंगचेंग हमेशा की तरह हल्के से मुस्कुराया। उसने मेरी तरफ सिर हिलाकर अभिवादन भी किया। उसका वो अंदाज ऐसा था जैसे कोई मेजबान बिना बुलाए आए मेहमान का स्वागत कर रहा हो। मैं तीनों के सामने जाकर रुक गया। आसपास का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। सब लोग तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। उन सबको लग रहा था कि हमेशा की तरह मैं पहले बीआई निंगबिन से प्यार भरी बातें करूंगा, फिर कोई महंगा गिफ्ट दूंगा। उसके बाद बाई निंगबिन मुझे ठंडे लहजे में मना कर देगी। शू टिंगटिंग सबके सामने मेरा मजाक उड़ाएगी और आखिर में यी तेंगचेंग अपनी जेंटलमैन वाली बातें करके मुझे और छोटा महसूस कराएगा। पिछले 3 सालों से यही स्क्रिप्ट बार बार दोहराई जा रही थी। सब लोग इससे बोर हो चुके थे, फिर भी हर बार देखने जरूर आ जाते थे। लेकिन इस बार मेरे पहले ही शब्दों ने पूरे हॉल को चुप करा दिया। मैंने बाई निंगबिन की आंखों में देखते हुए कहा, बाई निंगबिन, अब तक मैं तुम्हारा पीछा करता रहा। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने तुम्हें बहुत परेशानी दी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब तुम पूरी तरह आजाद हो। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। ये किसी माफी से ज्यादा एक अंतिम फैसला सुनाने जैसा लग रहा था। बाय निंगबिन कुछ पल तक मुझे देखती रह गई। उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में साफ उलझन थी। ये सही नहीं था। ये जी बोडा जैसा बिल्कुल नहीं था। वो तो हर हाल में उससे चिपका रहता था। फिर आज वो खुद पीछे कैसे हट रहा है? सबसे पहले शू टिंगटिंग ही बोली। उसने हाथ बांधकर तिरस्कार से कहा, जी बोदा, अब कौन सा नया ड्रामा शुरू किया है? पिछली बार भी तुमने कहा था कि बिंग बिंग का पीछा नहीं करोगे, और अगले ही दिन 9,999 गुलाब उसके ऑफिस भेज दिए थे। इस बार क्या करने वाले हो? त्याग करने का ड्रामा या फिर हार्ड टू गेट बनने की कोशिश? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी नजर बिल्कुल शांत थी। मेरी ये नजर देखकर शू टिंगटिंग खुद असहज हो गई, क्योंकि पहले वाला जी बोडा उसे देखकर या तो गुस्सा करता था या जलता था, लेकिन इतनी बेपरवाही ये पहली बार था। मैंने शांत स्वर में कहा, मिस शू, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया था, बस, और कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर मैं सच में मुड़ गया और बाहर जाने लगा। मेरी इतनी साफ और सीधी प्रतिक्रिया देखकर पूरा हॉल कुछ सेकंड तक स्तब्ध रह गया। रुको। इस बार आवाज बाई निंगबिन की थी। वो 2 कदम आगे बढ़ी। उसकी तेज नजरें मेरी पीठ पर टिक गईं, जैसे वो मेरे अंदर की सच्चाई पढ़ लेना चाहती हो। आज वो जहां पहुंची थी, सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, उसकी समझ और उसकी इंस्टिंक्ट्स भी कमाल की थीं। उसने ठंडी आवाज में पूछा, जी बोदा, तुमने 3 साल तक मेरा पीछा किया और अब अचानक कह रहे हो कि सब खत्म? कम से कम कोई वजह तो होगी। मैं रुक गया, धीरे से पलटा, उसके खूबसूरत चेहरे को कुछ पल देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये मुस्कान देखकर बाय निंगबिन का दिल एक पल के लिए धड़क उठा, क्योंकि ये पहले वाली बनावटी मुस्कान नहीं थी। इसमें सिर्फ सुकून था, आजादी थी और एक तरह की राहत थी। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर दोनों हाथ हुडी की पॉकेट में डालते हुए बोला, वजह? क्योंकि आखिरकार मुझे समझ आ गया कि तुम मेरे समय के लायक ही नहीं हो। पूरा बैंकेट हॉल सन्न रह गया। कई लोगों ने हैरानी में सांस खींच ली। बाय निंगबिन का चेहरा बदल गया। 3 सालों में
जी बोडा ने कभी उसके सामने ऊंची आवाज तक नहीं की थी। तुम इसके लायक नहीं हो, ऐसी बात तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। आज वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा था। शुटिंगटिंग गुस्से से लाल हो गई और वो चिल्लाकर बोली, जी बोदा, तुम्हारा मतलब क्या है? 3 साल तक खुद उसके पीछे भागते रहे, अब जब वो नहीं मिली तो कह रहे हो कि वो लायक नहीं है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो मेरे समय के लायक नहीं है। इतना कहकर मैं मुड़ा और इस बार सचमुच चला गया। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उधर बाई निंगबिन वहीं खड़ी रह गई। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी ड्रेस को कसकर पकड़ चुकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि जी बोडा इस बार कोई ड्रामा नहीं कर रहा, वो सचमुच उसे छोड़ चुका था। और यही बात उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। ये नाराजगी थी या कुछ और, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। यी तेंगचेंग उसके पास आया। उसने हमेशा की तरह नरम आवाज में कहा, बिंग बिंग, दिल पर मत लो। यंग मास्टर जी शायद बस गुस्से में है। 2-4 दिन बाद वो फिर वापस आ जाएगा। बाय निंगबिन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी सिकुड़ी हुई भौहें अब भी नहीं खुली। शूटिंगटिंग अभी भी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। जी बोड़ा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसे लगता है ऐसे बिंबिंग का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। कितनी घटिया ट्रिक है। आसपास खड़े लोग भी सहमत होने लगे। सबका यही कहना था कि जी बोड़ा ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। 2-3 दिन में वो फिर से बाइनिंग बिन के पीछे घूमता दिखाई देगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, मैं कभी वापस नहीं आने वाला था। जैसे ही मैं होटल से बाहर निकला, सुबह की गर्म धूप मेरे चेहरे पे पड़ी। मैंने गहरी सांस ली। ताजी हवा सीने में भर गई। ऐसा लगा जैसे 3 साल बाद पहली बार मैं खुलकर सांस ले रहा हूं। अब मुझे वो नकली मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं थी, ना ही खुद से नफरत कराने वाले डायलॉग्स बोलने थे, और ना ही उन लोगों की तिरस्कार भरी नजरों और हंसी का सामना करना था। मैं आराम से अपनी मेबैक में जाकर बैठ गया। मैंने कार में बैठते ही अंकल चेन को फोन लगाया। अंकल चेन, होटल वाला काम खत्म हो गया, अब ओरिजिनल प्लान शुरू करते हैं। पहला स्टेप, जी ग्रुप की तरफ से बाय निंगबिन को मिलने वाली सारी बिजनेस सपोर्ट तुरंत बंद कर दो। दूसरा स्टेप, यी फैमिली के बिजनेस नेटवर्क में हमारी इन्फिल्ट्रेशन प्लान शुरू कर दो। मैं कुछ पल रुका। मेरी नजर स्टीयरिंग व्हील पर टिक गई, फिर होठों पर हल्की मुस्कान आई। तीसरा स्टेप, ल्यू फैमिली की बड़ी बेटी ल्यू रुयान से कांटेक्ट करो। फोन के दूसरी तरफ अंकल चेन हंस पड़े। यंग मास्टर, लगता है आपने ये चाल पूरे 1 साल पहले ही बिछा दी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, 1 साल नहीं, पूरे 3 साल। असल दुनिया में मैं एक अनाथ था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। जान लगाकर मेहनत करने के बाद भी बस किसी तरह अपना गुजारा कर पाता था। लेकिन इस दुनिया में सिस्टम ने मुझे एक परफेक्ट स्टार्ट दिया। देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा, सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज, और पिछले 3 सालों में चुपचाप बनाई गई मेरी पूरी प्लानिंग। पहले मुझे जानबूझकर एक निकम्मे यंग मास्टर का ड्रामा करना पड़ता था, क्योंकि सिस्टम ने मुझे विलन की सेटिंग से हटने की इजाजत नहीं दी थी। जरा सी गलती पर भी पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन अब सिस्टम हमेशा के लिए स्लीप मोड में जा चुका था। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मैंने इंजन स्टार्ट किया, काली मेबक ट्रैफिक में शामिल हो गई और सीधे जंगचेंग के सबसे बड़े सीबीडी की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में फोन कई बार वाइब्रेट हुआ। ज्यादातर मैसेजेस बाय निंगबिन के लोगों के थे। कुछ लोग मेरा इरादा टटोल रहे थे, कुछ मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और कुछ मुझे समझा रहे थे कि बाय निंगबिन से जिद मत करो। मैंने एक भी मैसेज नहीं पढ़ा, सीधे फोन उठाकर पैसेंजर सीट पे फेंक दिया। अब मेरे पास इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम था। आज से इस दुनिया की स्क्रिप्ट मैं खुद लिखूंगा। कुछ देर बाद मेरी कार शेंगहेंग टावर के सामने जाकर रुकी। ये 68 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग जीशी ग्रुप का हेडक्वार्टर था। यही मेरे पिताजी क्वांग के पूरे बिजनेस एम्पायर का दिल था। लेकिन पिछले 3 सालों में नाम का क्राउन प्रिंस होने के बावजूद मेरे पास इस बिल्डिंग का एक्सेस कार्ड तक नहीं था। जी चांग को लगता था कि मैं उसके लिए सिर्फ शर्मिंदगी हूं। इसलिए उसने मुझे एक बेकार सी शेल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना रखा था। हर महीने पॉकेट मनी भेज देता था, बस मुझे अपनी आंखों से दूर रखना चाहता था। मैं लॉबी के अंदर गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की मुझे देखकर चौंक गई। यंग मास्टर जी, आप यहां कैसे? मैंने बिना रुके कहा। जी चांग कहां है? इतना कहकर मैं चेयरमैन वाली प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शनिस्ट घबराकर बोली, यंग मास्टर, चेयरमैन अभी मीटिंग में है, अगर आप थोड़ा इंतजार।
मैंने उसकी बात सुने बिना लिफ्ट का बटन दबा दिया। लिफ्ट खुली। अंदर 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स खड़े थे। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर जी, ऊपर से रिस्पेक्ट। लेकिन उनकी आंखों में छिपा तिरस्कार मैं साफ देख सकता था। मैं अंदर गया और 68वें फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी। दोनों धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे, इतनी धीमी भी नहीं कि मैं सुन न सकूं। सुना है, आज फिर बाय निंगबिन के सामने बेइज्जत होकर आया है। दूसरा हंस पड़ा। अरे, बाय निंगबिन की नजर में तो सिर्फ ये तिंगचेंग है, ये उसके सामने क्या चीज है? पहला बोला, धीरे बोलो। दूसरा बेपरवाही से बोला, डर किस बात का, निकम्मा है। सुन भी लिया तो क्या कर लेगा? मैंने लिफ्ट के शीशे में अपना चेहरा देखा और बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ ही पल बाद लिफ्ट 68वीं मंजिल पर पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही मेरे पिता की सेक्रेटरी सिस्टर जांग सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। यंग मास्टर, चेयरमैन अभी बोर्ड मीटिंग में हैं, आप अभी अंदर नहीं जा सकते, मैंने शांत आवाज में कहा। हटो। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों सिस्टर झांग के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो बिना कुछ बोले साइड में हट गई। मैंने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोल दिया। अंदर जी क्वांग कई को डायरेक्टर्स के साथ अगले 6 महीनों की बिजनेस स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर रहा था। वहीं इस रूम में बैठे लोग जियांगचेंग की लगभग 1/3 इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे। हर एक बिजनेस वर्ल्ड का बड़ा नाम था। दरवाजा खुलते ही सबकी नजर मेरी तरफ घूम गई। सबसे पहले जी क्वांग का चेहरा उतर गया। करीब 50 साल का आदमी, चौड़ा चेहरा, घनी भौहें और बिना गुस्सा किए भी दबदबा महसूस होता था। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम्हें किसने बुलाया? मैं आराम से अंदर गया। कॉन्फ्रेंस टेबल के आखिर में जाकर रुक गया। फिर पूरे रूम पर नजर डाली और आखिर में जी चांग की तरफ देखते हुए बोला, डैड, आज मैं आपसे एक बात करने आया हूं। जी चांग ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें भी कोई सीरियस काम हो सकता है या फिर पैसे चाहिए? पिछले महीने दिए हुए 5 मिलियन इतनी जल्दी खत्म हो गए? कॉन्फ्रेंस रूम में हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन मेरे चेहरे पे कोई बदलाव नहीं आया। मैंने सीधे कहा, मुझे जी ग्रुप के पूरे रिटेल बिजनेस का कंट्रोल चाहिए। एक पल के लिए पूरा रूम शांत हो गया। फिर जोरदार हंसी गूंज उठी। सफेद बालों वाले एक डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, यंग मास्टर जी, तुम्हें पता भी है जी ग्रुप का रिटेल बिजनेस साल का कितना रेवेन्यू कमाता है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, 37 बिलियन। और मुझे यह भी पता है, पिछले 3 सालों से जी ग्रुप की रिटेल मार्केट शेयर हर साल 5% गिर रही है, जबकि बाय निंगबिन की चिंगयुन ग्रुप हर साल 12% की ग्रोथ कर रही है। अगर यही हाल रहा तो 3 साल के अंदर जी ग्रुप का रिटेल बिजनेस पूरी तरह कंपटीशन हार जाएगा। मेरी बात खत्म होते ही पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम शांत हो गया। जी चांग मुझे घूरने लगा, जैसे वो पहली बार अपने बेटे को सच में पहचान रहा हो। जी चांग की भौहें सिकुड़ गईं। उसने गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हें ये सारे डेटा कैसे पता है? उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई थी। ये सारे इंटरनल डेटा, खासकर कॉम्पिटिटर्स की एनालिसिस, कोई आम इंसान तो दूर, जी बोडा जैसे निकम्मे बेटे के हाथ भी कभी नहीं लग सकते थे। मैंने अपना ब्रीफकेस खोला, उसमें से एक मोटी फाइल निकाली और धीरे से कॉन्फ्रेंस टेबल पर रखकर उसे जी चांग की तरफ सरका दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में जी ग्रुप के रिटेल बिजनेस के लिए एक कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान तैयार किया है। अगर इस प्लान के मुताबिक काम किया जाए तो सिर्फ 2 साल के अंदर जी ग्रुप का रिटेल बिजनेस फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा और हमारी मार्केट शेयर इंडस्ट्री की टॉप 3 कंपनीज में वापस पहुंच जाएगी। मैं थोड़ा रुका, फिर बोला, और इस पूरे प्लान का सबसे अहम हिस्सा आज से चिंगयुन ग्रुप की एक्सपेंशन को हर हाल में रोकना है। जी क्वांग ने फाइल खोली। उसने सिर्फ पहला पेज देखा था कि उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि पहले पेज पे मार्केट एनालिसिस नहीं था, बल्कि जी ग्रुप के रिटेल बिजनेस की एक एक कमजोरी लिखी हुई थी। हर डेटा बिल्कुल सटीक था। हर प्रॉब्लम सीधे सबसे बड़ी कमजोरी पर वार कर रही थी। ये एनालिसिस कोई एमेचर कभी नहीं लिख सकता था। यहां तक कि जी ग्रुप के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी इतनी गहरी रिपोर्ट नहीं बना सकते थे। जी क्वांग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार उलझन थी। ये क्या सच में तुमने लिखा है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हां, मैंने ही लिखा है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डैड, आपने हमेशा मुझे निकम्मा समझा और मैं इसके लिए आपको दोष नहीं देता, क्योंकि
पिछले 3 सालों में मैंने खुद भी वही दिखाया, लेकिन वो सब अब खत्म हो चुका है। आज से मेरे 3 लक्ष्य हैं। पहला, जी ग्रुप को रिटेल मार्केट का लीडर फिर से बनाना। दूसरा, बाय निनबिन को ये एहसास दिलाना कि मुझे ठुकराना उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं कुछ पल रुका, फिर जी क्वांग की आंखों में देखते हुए बोला, तीसरा, आपको साबित करके दिखाना कि आपका बेटा कोई निकम्मा नहीं है। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम शांत हो गया। जो डायरेक्टर्स कुछ मिनट पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके चेहरे सख्त हो चुके थे। ये सब बिजनेस वर्ल्ड के पुराने खिलाड़ी थे। एक अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी पहचानने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता था, और मेरी इस रिपोर्ट में डेटा की गहराई, लॉजिक और फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ टॉप कंसल्टिंग कंपनीज के लेवल का था। जी क्वांग काफी देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बिना एक पल घमवाए जवाब दिया, जी ग्रुप के पूरे रिटेल बिजनेस का एक्चुअल कंट्रोल। मुझे सिर्फ 6 महीने दीजिए। अगर 6 महीने बाद बिजनेस में सुधार नहीं हुआ तो मैं खुद जी फैमिली की इनहेरिटेंस छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम फिर से शोर से भर गया। क्या ये अपनी इनहेरिटेंस छोड़ देगा? ये कोई छोटी बात नहीं थी। जी चांग की कुल संपत्ति हजारों करोड़ की थी। इनहेरिटेंस छोड़ने का मतलब था सैकड़ों करोड़ की दौलत छोड़ देना। जी क्वांग लगातार 10 सेकंड तक मेरी आंखों में देखता रहा। फिर उसने ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने देता हूं। आज से रिटेल डिवीजन पूरी तरह तुम्हारे अंडर रहेगी। चेयरमैन। सफेद बालों वाले डायरेक्टर तुरंत खड़े हो गए। ये रूल्स के खिलाफ है। यंग मास्टर के पास मैनेजमेंट एक्सपीरियंस ही नहीं है। जी चांग ने उनकी बात बीच में ही रोक दी। उसकी नजर अब भी मुझ पर टिकी हुई थी। ओल्ड जो, तुमने भी अभी ये प्रपोजल देखा है क्या? जिस इंसान के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो वो ऐसी स्ट्रैटेजी लिख सकता है? ओल्ड जो ने मुंह खोला, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा, अपनी फाइल उठाई और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से जी क्वांग की आवाज आई, जी बोदा, जरा रुको। मैं रुक गया और धीरे से पीछे मुड़ा। जी क्वांग के चेहरे पे इस बार पहले जैसा गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे, हैरानी, जिज्ञासा और एक ऐसी भावना जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने पूछा, ये प्लान जो तुमने बनाया है, क्या तुम पिछले 3 साल से इसी पर काम कर रहे थे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर बिना कुछ कहे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। मैं लिफ्ट में गया, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, फिर फोन निकालकर अंकल चेन को कॉल लगाया। अंकल चेन, जी ग्रुप की रिटेल चैनल अब हमारे कंट्रोल में है। अब अगला स्टेप शुरू करते हैं। चिंग्युन ग्रुप के पार्टनर्स से कांटेक्ट करो। फोन के दूसरी तरफ अंकल चेन मुस्कुराए। यंग मास्टर, हमने उनके सप्लायर्स से बात शुरू कर दी है। चिंग्युन ग्रुप बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन उनकी सप्लाई चेन हमेशा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। उनके कई बड़े सप्लायर्स पेमेंट डिले से खुश नहीं हैं। अगर हम उन्हें बेहतर टर्म्स दें। मैंने बीच में ही रोक दिया। सप्लायर्स नहीं, मुझे उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। अंकल चेन कुछ पल चुप रहे, फिर हैरानी से बोले, डिस्ट्रीब्यूटर्स? मैंने शांत आवाज में कहा, बैन इन बिन का पूरा बिजनेस मॉडल हाई प्रॉफिट मार्जिन पर टिका हुआ है, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रॉफिट पहले ही बहुत कम हो चुका है। अब तक वो सिर्फ इसलिए उसके साथ हैं क्योंकि चिंग्युन ग्रुप बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। कोई भी उसका साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुम जाकर उनसे कहो, आज से जी ग्रुप उन्हें 10% ज्यादा कमीशन देगा। हम कॉस्ट कम नहीं करेंगे, हम उसके पार्टनर्स ही अपने साथ ले आएंगे। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा गया। फिर अंकल चेन ने गहरी सांस ली। यंग मास्टर, आप तो उसका कैश फ्लो ही काट देना चाहते हैं। मैं बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए बोला, उसका कैश फ्लो पहले से ही कमजोर है। 3 साल में उसने कंपनी को 5 गुना बड़ा बना लिया, लेकिन उसकी डेट रेशियो पहले ही 70% से ऊपर पहुंच चुकी है। जैसे ही उसकी ग्रोथ धीमी पड़ेगी, उसकी पूरी फंडिंग चेन हिल जाएगी, और मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि उसकी ग्रोथ धीमी हो जाए। मैं कार में बैठ गया, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं किया। बस सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। 3 साल, आखिर 3 साल बाद मुझे अपनी मर्जी से जीने का मौका मिला था। असल दुनिया में मेरे पास टैलेंट की कमी नहीं थी, कमी थी सिर्फ मौके की। एक अनाथ जो बिल्कुल नीचे से उठा था। हर कदम पर दूसरों से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी बस किसी तरह जिंदगी चल पाती थी।
कोई सपना पूरा करने की ताकत ही नहीं बचती थी। लेकिन इस दुनिया में सब अलग था। मेरे पास रिसोर्सेज थे, पावर थी और देश के सबसे अमीर आदमी के बेटे की पहचान थी। सबसे बड़ी बात, इन 3 सालों में मैं ऊपर से चाहे जितना बेवकूफ बना रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने पूरे जांगचेंग के बिजनेस वर्ल्ड को अच्छी तरह समझ लिया था। बाई निंगबिन बहुत काबिल थी, यी तेंगचेंग भी कोई साधारण इंसान नहीं था, लेकिन दोनों की एक ही कमजोरी थी, उनकी जिंदगी बहुत आसान रही थी। बाई निंगबिन बचपन से ही सबकी लाडली थी, उसे जो चाहिए होता वो मिल जाता। उसने कभी असली हार नहीं देखी थी। यी तेंगचेंग भी एक बड़े फैमिली में पैदा हुआ था, उसकी पूरी जिंदगी स्मूथ रही, उसके पास दिमाग था, लेकिन असली संघर्ष का अनुभव नहीं था। मैं अलग था, मैं उस इंसान की तरह था जो कीचड़ से निकलकर ऊपर आया था। मैंने सबसे गंदी कंपटीशन देखी थी, सबसे बुरी हार झेली थी और सीखा था कि आखिरी उम्मीद खत्म होने के बाद भी कैसे वापस खड़ा हुआ जाता है। अब मेरी बारी थी बाई निंगबिन को भी वही एहसास कराने की। उसी समय मेरा फोन बज उठा, अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक ठंडी लेकिन बेहद आकर्षक महिला की आवाज सुनाई दी। जी बोदा। मैंने पूछा, कौन? लियू रुयान। मेरी भौं हल्की सी उठ गई। मैंने अंकल चेन को उससे कांटेक्ट करने को कहा था, लेकिन उसके खुद फोन करने की उम्मीद नहीं थी। लियू फैमिली जियांगचेंग की दूसरी सबसे बड़ी फैमिली थी और लियू रुयान उसकी इकलौती वारिस। बिजनेस वर्ल्ड में उसकी रेप्यूटेशन बाई निंगबिन से भी बड़ी थी। उसकी खूबसूरती बेई निंगबिन जैसी नाजुक नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक और भी खतरनाक आकर्षण था, शांत, तार्किक और बेहद ताकतवर। बेई निंगबिन की कामयाबी में स्टोरी का हीरोइन हेलो भी था, लेकिन लियू रुयान जहां पहुंची थी वहां वो सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस और एबिलिटी के दम पर पहुंची थी। मैं मुस्कुराया। मिस लियू, उम्मीद नहीं थी कि आप खुद कॉल करेंगी। लियू रुयान ने सीधे कहा, तुम्हारे अंकल चेन ने मुझे एक बिजनेस प्लान भेजा है। मैं तुमसे आमने सामने बात करना चाहती हूं। आज शाम 7 बजे जांगचेंग फाइनेंशियल सेंटर के टॉप फ्लोर रेस्टोरेंट में। मैंने टेबल बुक कर दी है। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, ठीक है। लेकिन कॉल काटने से पहले लियू रुयान ने एक और सवाल पूछा, एक बात बताओ, तुमने बाई निंगबिन का 3 साल तक पीछा किया, फिर अचानक उसे छोड़ क्यों दिया? मैं कुछ पल चुप रहा और फिर मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे आखिरकार समझ आ गया कि उसका पीछा करना मेरी जिंदगी बर्बाद करना था। फोन के दूसरी तरफ पूरे 5 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर लियू रुयान हल्के से हंसी। दिलचस्प, इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। मैंने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे पहले से पता था कि लियू रुयान ये मीटिंग जरूर एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि मेरे बिजनेस प्लान में लिखी बातें सिर्फ जी ग्रुप के लिए ही नहीं, लियू फैमिली के लिए भी अनमोल थी। पिछले 3 सालों में चिंगयुन ग्रुप ने बहुत तेजी से एक्सपेंशन किया था और उस एक्सपेंशन ने जांगचेंग के कई बड़े बिजनेस हाउसेस के हिस्से पे कब्जा कर लिया था। लियू फैमिली भी उन्हीं में से एक थी, लेकिन मेरा असली लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं था। मैं चाहता था कि बाई निंगबिन के खिलाफ खड़े हर बिजनेस फोर्स को धीरे धीरे एक साथ जोड़ दूं और एक ऐसा जाल बुन दूं जिससे वो कभी बाहर ना निकल सके। लेकिन उस जाल का पूरा सच मैं किसी को नहीं बताने वाला था। अंकल चेन सिर्फ पहला स्टेप जानते थे, जी चांग को सिर्फ दूसरा स्टेप पता था, लियू रुयान सिर्फ तीसरा स्टेप देख पाएगी, लेकिन सबसे अहम चौथा स्टेप, उसके बारे में सिर्फ मैं जानता था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। काली मेबक दोपहर की सुनहरी धूप में आगे बढ़ गई। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान थी। इस बार मैं किसी और की स्टोरी का विलन नहीं था, मैं अपनी कहानी का हीरो था। अगले 1 हफ्ते में जांगचेंग के बिजनेस वर्ल्ड में लगातार 3 बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना, जी ग्रुप ने अचानक ऐलान कर दिया कि उनका पूरा रिटेल बिजनेस अब रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। एक ही झटके में रिटेल डिवीजन के 2/3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बदल दिए गए और पूरे डिवीजन का नया हेड बनाया गया, जी बोदा को। यह खबर सामने आते ही पूरे जियांगचेंग में हंगामा मच गया। हर कोई यही कह रहा था कि जी क्वांग पागल हो गया है। 300 करोड़ से भी बड़े बिजनेस का कंट्रोल उसने एक ऐसे यंग मास्टर को दे दिया जो अब तक सिर्फ लड़कियों के पीछे भागने के लिए मशहूर था। दूसरी घटना, चिंगयुन ग्रुप के 3 सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अचानक उनके साथ पार्टनरशिप खत्म करने का ऐलान कर दिया और सीधे जी ग्रुप रिटेल के साथ एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट साइन कर लिया। सिर्फ एक रात के अंदर बाई निंगबिन की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू लगभग 15% गिर गई। कंपनी के शेयर्स भी तेजी से नीचे आने लगे। तीसरी घटना, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर,
लियू रुयान ने खुद सामने आकर पब्लिक अनाउंसमेंट किया कि ल्यू फैमिली और जी ग्रुप रिटेल अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में साथ काम करेंगे। दोनों कंपनीज सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हर लेवल पर मिलकर काम करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लियू रुयान ने सिर्फ दो बातें कही, मुझे जी बोडा पे भरोसा है और मुझे जी ग्रुप रिटेल के फ्यूचर पर भी पूरा भरोसा है। बस ये दो वाक्य पूरे जांगचेंग के बिजनेस वर्ल्ड में बम की तरह फट पड़े। लियू रुयान आखिर कौन थी? जांगचेंग के बिजनेस वर्ल्ड में उसे सब आइस क्वीन के नाम से जानते थे। वो कभी आसानी से किसी का समर्थन नहीं करती थी और किसी निकम्मे इंसान के साथ पार्टनरशिप करना तो उसके लिए नामुमकिन था। अगर उसने पब्लिक के सामने जी बोडा के बारे में इतना बड़ा बयान दिया था तो इसका मतलब सिर्फ एक था, जी बोडा उतना साधारण नहीं था जितना लोग समझते थे। उस दिन के बाद पूरे जांगचेंग में मेरे बारे में बातें बदलने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि पिछले 3 सालों से मैं जानबूझकर अपनी असली ताकत छिपा रहा था। कुछ का मानना था कि मैं पागल बनने का नाटक करके अपने दुश्मनों को धोखा दे रहा था और कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। लेकिन इन अफवाहों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस समय मैं जियांगचेंग फाइनेंशियल सेंटर के टॉप फ्लोर रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठा था। मेरे सामने लियू रुयान बैठी थी। आज उसने एक साधारण ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। उसके बाल पीछे हल्के से बंधे हुए थे। चेहरे पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं था। फिर भी उससे नजरें हटाना आसान नहीं था। वो पहली नजर में चौंका देने वाली खूबसूरत लड़की नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे को जितनी देर देखते उतना ही वो और आकर्षक लगने लगती। उसकी आंखों में उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता और तेजी थी। कुछ देर बाद लियू रुयान ने फोर्क नीचे रखा, सीधे मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा बिजनेस प्लान मैंने 3 बार पढ़ा है। सच कहूं, मैं काफी प्रभावित हुई, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। मैंने शांत स्वर में कहा, पूछिए। वो बोली, इस प्लान की सोच, इसकी गहराई और इसकी लॉजिक, ये किसी ऐसे इंसान का काम नहीं लगता जिसके पास बिजनेस एक्सपीरियंस ही ना हो। पिछले 3 सालों में तुम आखिर कर क्या रहे थे? मैंने आराम से पानी का एक घूंट पिया, फिर मुस्कुराकर कहा, मैं बै निंगबिन का पीछा कर रहा था। लियू रुयान की भौहें सिकुड़ गईं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने ग्लास नीचे रखते हुए कहा, उसी का पीछा करते करते मैंने उसके पूरे बिजनेस मॉडल को किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा गहराई से समझ लिया। वो हर चाल कैसे चलती है मैं जानता हूं, और उसकी हर चाल की कमजोरी भी। दुश्मन को जितना अच्छी तरह समझोगे उसे हराना उतना ही आसान होगा। मुझे यकीन है ये बात आप मुझसे बेहतर समझती हैं। लियू रुयान कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर अचानक मुस्कुरा दी। ये पहली बार था जब उसने फॉर्मल स्माइल नहीं दी, बल्कि दिल से हंसी। वो हल्के से बोली, तो तुमने 3 साल तक उसका पीछा सिर्फ उसे स्टडी करने के लिए किया? मैंने सिर हिलाया। नहीं, उसका पीछा करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन उसे स्टडी करना ये मेरा अपना फैसला था। लियू रुयान ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। वो समझदार थी। उसे पता था हर इंसान के पास कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें वो किसी से साझा नहीं करना चाहता। उसने टॉपिक बदल दिया, ठीक है, अब तुम्हारे प्लान की बात करते हैं। अगर हम मिलकर चिंगयुन ग्रुप को रोकते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने बिना घुमाए फिराए जवाब दिया, जब चिंगयुन ग्रुप गिरेगी उसकी मार्केट शेयर का 40% जी ग्रुप लेगा, 30% ल्यू फैमिली को मिलेगा और बाकी 30% बाकी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आप मेरा साथ देंगी तो हम दोनों जीतेंगे, अगर नहीं देंगी तो भी मैं जीत जाऊंगा। बस थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। लियू रुयान के हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हें अपने ऊपर बहुत भरोसा है। मैं मुस्कुराया। ये भरोसा नहीं है, ये हिसाब है। लियू रुयान ने चुपचाप स्टेक का कुछ देर बाद उसने नाइफ और फोर्क नीचे रख दिए, नैपकिन से होंठ साफ किए, फिर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हैप्पी कॉपरेशन। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेली ठंडी थी, लेकिन उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। मैं मुस्कुराया। हैप्पी कॉपरेशन। जैसे ही हमने हाथ छोड़ा, लियू रुयान ने अचानक कहा, अगले हफ्ते बाय निंगबिन एक चैरिटी बैंकेट आयोजित कर रही है। मुझे यकीन है तुम्हें भी उसका इनविटेशन मिल गया होगा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। हां, मिल गया है। मैंने शांत स्वर में कहा, मेरा वहां जाने का कोई इरादा नहीं है। लियू रुयान ने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा, फिर बोली, तुम्हें जाना चाहिए। क्या तुम्हें पता है
बाई निंगबिन सबसे ज्यादा किस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती? मैंने पूछा। हार को? लियू रुयान ने सिर हिलाया। नहीं, उसे सबसे ज्यादा तकलीफ नजरअंदाज किए जाने से होती है। तुमने उसका पूरे 3 साल तक पीछा किया और अब अचानक उसे यूं ही छोड़ दिया। वो खुद को यह समझा सकती है कि तुम सिर्फ हार्ड टू गेट बनने का ड्रामा कर रहे हो, लेकिन अगर तुम उसका पीछा करने के बजाय किसी दूसरी औरत के साथ उसके सामने दिखाई दोगे तो फिर वो खुद से ये झूठ नहीं बोल पाएगी। मैं कुछ पल तक लियू रुयान को देखता रहा, फिर मुझे उसकी बात का असली मतलब समझ आ गया। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप मेरे साथ चलना चाहती हैं? लियू रुयान ने तुरंत मेरी बात सुधारी। चाहती नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। एक औरत दूसरी औरत को सबसे अच्छी तरह समझती है। अगर बाई निंगबिन का मेंटल बैलेंस बिगड़ गया तो उसका असर किसी भी बिजनेस अटैक से ज्यादा होगा। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, हम साथ चलेंगे। मुझे सचमुच बाई निंगबिन का मेंटल बैलेंस बिगाड़ना था, किसी प्यार या बदले की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि जो इंसान इमोशन में फैसला लेता है वो ज्यादा गलतियां करता है, और जितनी ज्यादा गलतियां बाई निंगबिन करेगी मेरी जीत उतनी ही जल्दी होगी। लियू रुयान के जाने के बाद मैं अकेला प्राइवेट रूम में बैठा रहा। बाहर जियांगचेन की रात रोशनी से चमक रही थी। उसी समय मेरा फोन चमका। स्क्रीन पे बाई निंगबिन का मैसेज था। जी बोदा, लियू रुयान आसान इंसान नहीं है, बेहतर होगा उससे दूर रहो। मैं मैसेज को देखता रहा, फिर मेरे होंठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। पूरे 3 सालों में बाई निंगबिन ने मुझे अपनी मर्जी से एक भी मैसेज नहीं भेजा था। मैंने उसे न जाने कितने लंबे कन्फेशन भेजे थे, लेकिन उसने कभी जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। और आज सिर्फ इसलिए कि मैं लियू रुयान के साथ एक डिनर कर आया था, उसे मेरी चिंता होने लगी। सच में, इंसान भी कितना अजीब होता है। जब कोई हमेशा तुम्हारे साथ रहता है तो उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारी परवाह करना छोड़ देता है तुम्हें उसकी अहमियत समझ आने लगती है। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, सीधे फोन उल्टा करके टेबल पर रख दिया। अब मेरे पास इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम था। अगले हफ्ते होने वाला चैरिटी बैंकेट, वही जंगचेंग के बिजनेस वर्ल्ड में मेरी पहली पब्लिक अपीयरेंस होने वाली थी। हर कोई उस पुराने निकम्मे जी बोडा का तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा कुछ करने वाला था कि किसी के चेहरे पे हंसी नहीं बचेगी। मैं उठकर लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। लिफ्ट का दरवाजा बंद ही हुआ था कि मेरी पॉकेट में रखा फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैंने एक पल सोचा, फिर स्क्रीन देखी। इस बार मैसेज बाय निंगबिन का नहीं था। एक अननोन नंबर से सिर्फ 5 शब्द आए थे। यी तेंगचेंग से सावधान रहना। मैंने उस मैसेज को 2 सेकंड तक देखा, फिर फोन वापस पॉकेट में रख लिया। मेरे चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया, क्योंकि मैं पहले से ही सावधान था। दुनिया की नजर में यी तेंगचेंग एक शांत, सभ्य और जेंटलमैन इंसान था, लेकिन मेरी नजर में वो इस पूरी चेस गेम का सबसे खतरनाक मोहरा था। बाई निंगबिन सिर्फ सामने दिखने वाली ओपोनेंट थी, असल खतरा यी तेंगचेंग था। वो ऐसा इंसान था जो सामने मुस्कुराता था और पीछे से वार करता था। लेकिन कोई बात नहीं, इस चेस गेम की हर चाल मैं पहले ही सोच चुका था, यहां तक कि यी तेंगचेंग वाली चाल भी। कुछ दिन बाद चैरिटी बैंकेट का दिन आ गया। वेन्यू था जंगचेंग का सबसे शानदार बोगुंग होटल। यहां आने वाले लोग या तो बहुत अमीर थे या बहुत ताकतवर। एंट्री की पहली शर्त ही थी कि आपकी हैसियत अरबों की हो। मैं पहले भी ऐसे बैंकेट में शामिल हो चुका था, लेकिन हर बार मेरी पहचान सिर्फ इतनी थी, जी फैमिली का निकम्मा बेटा। पीछे खड़े लोग मुझे देखकर फुसफुसाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। मैंने एक परफेक्ट फिट ब्लैक सूट पहन रखा था, टाई नहीं लगाई थी, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, और पहले की तरह बालों में जरूरत से ज्यादा जेल लगाकर उन्हें चमकाया भी नहीं था। बस उन्हें हल्के से पीछे की तरफ सेट कर लिया था। खुले हुए कॉलर की वजह से मेरी साफ जॉलाइन और माथे की तेज लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने मिरर में खुद को देखा और कुछ पल के लिए मैं भी ठिठक गया। ये बात सिर्फ हैंडसम दिखने की नहीं थी, मेरी पूरी पर्सनालिटी बदल चुकी थी। पहले वाला जी बोडा ऐसा था जैसे किसी भेड़ ने भेड़िए की खाल पहन रखी हो। चाहे जितना भी डराने की कोशिश करे, उसके अंदर की कमजोरी छिपती नहीं थी। लेकिन अब मैं बिना कुछ बोले भी एक शांत और खतरनाक एहसास दे रहा था, जैसे म्यान में छिपी हुई एक तेज तलवार। उसी समय डोरबेल बज उठी। मैंने दरवाजा खोला। बाहर लियू रुयान खड़ी थी। आज उसने गहरे हरे रंग की वेलवेट ड्रेस पहन रखी थी। उसकी कॉलर बोन बेहद खूबसूरत लग रही थी।
कानों में छोटे से डायमंड ईयररिंग्स थे जो लाइट पड़ते ही हल्की हल्की चमक बिखेर रहे थे। उसने ज्यादा मेकअप भी नहीं किया था, लेकिन उसका नेचुरल ऑरा ही इतना अलग था कि साधारण रोशनी में भी वो किसी फैशन मैगजीन के कवर से उतरी हुई मॉडल जैसी लग रही थी। लियू रुयान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, देखना खत्म हुआ? मैं मुस्कुरा दिया, फिर बोला, चलें? हम दोनों साथ बाहर निकले और मेरी मेबैक में बैठ गए। ड्राइवर अंकल चेन का भरोसेमंद आदमी था, कम बोलने वाला, मध्यम उम्र का इंसान। वो बेहद आराम से और बिना किसी झटके के कार चला रहा था। कुछ देर बाद लियू रुयान ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, आज रात ई टेंगचेंग भी आएगा। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, वो बोली, और हाल ही में वो चुपचाप जी ग्रुप के कुछ बड़े शेयर होल्डर्स से भी मिल रहा है। वो तुम्हारे लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहता है। मैंने पहली बार उसकी तरफ देखा। ये खबर मेरे लिए नई थी, लेकिन मेरे चेहरे पे कोई बदलाव नहीं आया। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, कौन कौन? लियू रुयान ने बिना सोचे 3 नाम लिए, जो जीवान, लियू जियांगुओ, चेन रूहुआ। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ई टेंगचेंग ने उन्हें एक ऑफर दिया है। अगर बोर्ड मीटिंग में वो तुम्हें रिटेल बिजनेस के मैनेजमेंट पोजीशन से हटाने का प्रपोजल पास करवा दें, तो बदले में आई फैमिली उन्हें मार्केट प्राइस से 20% ज्यादा देकर उनके शेयर्स खरीदने को तैयार है। लियू रुयान की बात खत्म होते ही मैं सीट से टिक गया और कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली और सोचने लगा, जो जीवान, यही वो डायरेक्टर था जो बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले मेरे खिलाफ खड़ा हुआ था। मैं उसके बारे में पहले ही पूरी जानकारी जुटा चुका था। जी ग्रुप का पुराना डायरेक्टर, कई सालों का अनुभव, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी जुआ। मकाओ के कई कसिनोज में उसका रिकॉर्ड मौजूद था, कभी करोड़ों जीतता तो कभी करोड़ों हार जाता। दूसरा, लियू जियांगुओ, वो जी चांग का हमवतन था। उसी रिश्ते की वजह से वो बोर्ड तक पहुंच गया था। उसकी क्षमता सामान्य थी, लेकिन वफादारी अच्छी थी। हालांकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसके बेटे ने अमेरिका में एक कंपनी खोली थी और वो इस समय फंडिंग क्राइसिस से जूझ रही थी। वो हर जगह इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा था। तीसरा, चेन रुहुआ। ये आदमी सबसे दिलचस्प था। सिर्फ 42 साल की उम्र, ओवरसीज रिटर्न, बेहद काबिल और उससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी। उसे पैसे की कमी नहीं थी, पोजीशन की भी नहीं। उसे सिर्फ एक ऐसा मौका चाहिए था जो उसे जी ग्रुप के सबसे ऊंचे पावर सर्कल तक पहुंचा दे। मैंने धीरे से आंखें खोली और शांत आवाज में कहा, यी टेंगचेंग चेन रुहुआ को वो चीज कभी नहीं दे सकता। लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा। क्यों? मैं बोला, चैन रुहुआ जी फैमिली के कोर मैनेजमेंट में जाना चाहता है, लेकिन आई फैमिली की पावर स्ट्रक्चर पत्थर की दीवार जैसी मजबूत है। यी टेंगचेंग खुद अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ। वो चेन रुहुआ से ऐसा वादा कैसे कर सकता है जो उसके अपने हाथ में ही नहीं है? लियू रुयान की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हें ये सब भी पता है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने पूरे 1 साल यी फैमिली की शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर पर रिसर्च की है। यी फैमिली की मेन ब्लड लाइन 3 पीढ़ियों से सिर्फ एक वारिस देती आई है, लेकिन उनकी साइड ब्रांच में 7 फैमिलीज हैं। आई टेंगचेंग मेन ब्रांच का सबसे बड़ा पोता है, इसलिए इनहेरिटेंस में उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। लेकिन उसके पिता यी चांगिंग का एक छोटा भाई भी है, यी चांगमिंग, और यी चांगमिंग का बेटा यी जिंगशुन यी टेंगचेंग से 2 साल बड़ा है। उसकी एबिलिटी यी टेंगचेंग से बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि उसकी एम्बिशन उससे भी ज्यादा है। इस समय यी टेंगचेंग का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं है, उसका अपना कजिन है। ऐसी सिचुएशन में वो किसी आउटसाइडर को कोर मैनेजमेंट में कभी नहीं लाएगा। ऐसा करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। लियू रुयान कुछ देर तक चुप रही। उसे महसूस हुआ कि उसने अब तक जी बोडा को बहुत कम आंका था। ये सारी जानकारी सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़कर नहीं मिल सकती थी। इसके लिए गहरे कनेक्शंस और मजबूत इंफॉर्मेशन नेटवर्क चाहिए था। उसने आधी मुस्कान के साथ कहा, जी बोडा, तुम मुझे थोड़ा डराने लगे हो। मैं बस मुस्कुरा दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय कार बोगोंग होटल के सामने जाकर रुक गई। लाल कारपेट सीढ़ियों से लेकर मेन एंट्रेंस तक बिछा हुआ था। दोनों तरफ मीडिया के कैमरा लगातार फ्लैश कर रहे थे। मैं पहले कार से उतरा, फिर स्वाभाविक अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाया। लियू रुयान ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा और धीरे से कार से बाहर उतर आई।
अगले ही पल चारों तरफ फ्लैशलाइट्स चमक उठी। जी बोडा और लियू रुयान एक साथ दिखाई देना अपने आप में ब्रेकिंग न्यूज थी। एक तरफ जी ग्रुप का बदनाम यंग मास्टर, दूसरी तरफ लियू फैमिली की आइस क्वीन। दोनों को साथ देखकर पूरा मीडिया उत्साहित हो गया। रिपोर्टर चिल्लाने लगे, यंग मास्टर जी, आप और मिस लियू का रिश्ता क्या है? मिस लियू, आपने जी ग्रुप रिटेल की तारीफ की थी, क्या वो सिर्फ बिजनेस डिसीजन था या पर्सनल रिलेशनशिप भी है? क्या आप दोनों डेटिंग कर रहे हैं? मैंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा साइड हो गया और लियू रुयान को पहले चलने दिया। मैं उससे आधा कदम पीछे चलता रहा। यह छोटा सा जेस्चर कई तेज नजर वाले लोगों ने तुरंत पकड़ लिया। सबके मन में एक ही सवाल उठा, क्या यह वही जी बोडा है जो एटिकेट तक नहीं जानता था? आज उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी परफेक्ट कैसे हो गई? चैरिटी बैंक्वेट बोगोंग होटल की तीसरी मंजिल के ग्रैंड बॉल रूम में था। 3 मंजिल ऊंचा क्रिस्टल चैंडेलियर, पूरा हॉल रोशनी से भर रहा था। नीचे इटली से मंगवाया गया मार्बल चमक रहा था। हवा में शैंपेन और महंगे परफ्यूम की खुशबू घुली हुई थी। जब मैं और लियू रुयान अंदर पहुंचे तब तक जियांगचेंग के लगभग सभी बड़े बिजनेस लीडर्स वहां मौजूद थे। जैसे ही हमने एंट्री की, पूरा हॉल हमारी तरफ देखने लगा। असल में लोग मुझे नहीं देख रहे थे, उनकी नजर लियू रुयान पर थी। वो ऐसे सोशल इवेंट्स में बहुत कम आती थी, इसलिए उसकी हर पब्लिक अपीयरेंस अपने आप में एक सिग्नल मानी जाती थी। और आज वो सिर्फ आई ही नहीं थी, बल्कि वो जी बोधा के साथ आई थी। इसका मतलब सबकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बट गई। हम दोनों सीधे वीआईपी एरिया की तरफ बढ़े। वहीं बाई निनबिन और यी टेंगचेंग बैठे हुए थे। आज बाई निनबिन ने सिल्वर व्हाइट इवनिंग गॉन पहन रखा था। उसके बाल खूबसूरती से बंधे हुए थे। उसकी गर्दन और कॉलर बोन पहले की तरह बेहद आकर्षक लग रही थी। वो अब भी पूरे हॉल की सबसे चमकदार महिला थी, लेकिन आज उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, क्योंकि इस समय लियू रुयान का हाथ मेरे बाजू पर टिका हुआ था। यी टेंगचेंग हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। रुयान, काफी समय बाद मुलाकात हुई। फिर उसने मेरी तरफ देखकर सिर हिलाया। यंग मास्टर जी, आजकल आपकी काफी चर्चा हो रही है। लियू रुयान ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बार यी टेंगचेंग की आंखों में देखा। सिर्फ एक बार। मेरे चेहरे पर न गुस्सा था, न जलन, न दुश्मनी, बस एक शांत नजर। लेकिन उसी एक पल में यी टेंगचेंग की मुस्कान हल्की सी जम गई, क्योंकि मेरी आंखों में उसे एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। तिरस्कार, गुस्से वाला नहीं, ईर्ष्या वाला नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से निकला हुआ सच्चा तिरस्कार। उसकी नजर ऐसी थी जैसे कोई शेर खुद को बहुत चालाक समझने वाली लोमड़ी को देख रहा हो। उसी समय बाई निंगबिन खड़ी हो गई। उसकी नजर बार बार मेरे और लियू रुयान के बीच घूम रही थी। आखिर में वो सीधे मेरी तरफ देखने लगी। जी बोदा, मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, क्या तुमने देखा नहीं? मैंने शांत स्वर में कहा, देख लिया था। उसने तुरंत पूछा, तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैंने हल्का सा सिर तिरछा किया, जैसे सचमुच सोच रहा हूं कि इसका जवाब कैसे दूं। कुछ सेकंड बाद मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरा रिप्लाई करने का मन नहीं था। मेरी बात सुनते ही पास खड़े कई लोगों ने अनजाने में गहरी सांस खींच ली। सब जानते थे पहले वाला जी बोदा बाई निनबिन के सामने कितना झुक जाता था। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, लेकिन आज इतने लोगों के सामने उसने साफ कह दिया, मन नहीं था। बाई निंगबिन की उंगलियां धीरे धीरे उसकी हथेली में धंस गईं, लेकिन उसने अपने चेहरे की मुस्कान टूटने नहीं दी। वो बोली, लगता है तुम सच में बहुत बदल गए हो। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, इंसान बदल ही जाता है। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। सीधे लियू रुयान की तरफ मुड़ा। चलें, वहां बैठते हैं। लियू रुयान बिना कुछ बोले मुस्कुराई और स्वाभाविक ढंग से उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। हम दोनों साथ आगे बढ़ गए। पीछे बाई निंगबिन वहीं खड़ी रह गई। वो बार बार खुद से कह रही थी, मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगी, लेकिन उसके दिल में उठ रही बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ये इसलिए नहीं था कि उसे जी बोडा से प्यार हो गया था, नहीं, उसने कभी उससे प्यार नहीं किया। असल वजह कुछ और थी। 3 साल तक जी बोडा की हर नजर, हर बात, हर मुस्कान सिर्फ उसी के लिए होती थी, लेकिन अब
वो सब एक पल में गायब हो गया था। पहले उसकी आंखों में उम्मीद दिखाई देती थी, अब कुछ भी नहीं था। जब जी बोड़ा उसे देखता तो ऐसा लगता जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो, और यही एहसास किसी भी अपमान से ज्यादा तकलीफ दे रहा था। कुछ देर बाद बैंकेट अपने पूरे शोर पर पहुंच चुका था। मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था, तभी कॉरिडोर में मेरी मुलाकात शू टिंगटिंग से हो गई। आज उसने चमकीले लाल रंग की इवनिंग ड्रेस पहन रखी थी। मेकअप हमेशा की तरह बेहतरीन था, लेकिन उसके चेहरे पे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, जी बोदा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं रुक गया, फिर शांत नजर से उसकी तरफ देखा। मेरी नजर पड़ते ही शू टिंगटिंग के मन में हल्की घबराहट हुई। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुमने बिम्बिंग का 3 साल पीछा किया, अब अचानक छोड़ दिया, और ऊपर से लियू रुयान के साथ घूम रहे हो। क्या ये सब जानबूझकर कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि बिम्बिंग जलने लगे? मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूं, बिम्बिंग तुम्हारे इस ड्रामा में कभी नहीं फंसेगी। मैं आराम से दीवार से टिक गया, दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाल दिए, फिर बिल्कुल शांत आवाज में बोला, शू टिंगटिंग, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्या? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, इन 3 सालों में ऐसा एक भी दिन बताओ जब मैं बाई निंगबिन के पास गया हूं और तुमने मेरे बारे में कोई ताना ना मारा हो। शू टिंगटिंग कुछ पल के लिए चुप रह गई। मैंने दोबारा पूछा, बताओ, एक भी बार? मेरी आवाज इतनी सामान्य थी जैसे मैं सिर्फ आज की तारीख पूछ रहा हूं। मैं आगे बोला, जब भी मैं फूल लेकर गया तुमने कहा मैं दिखावा कर रहा हूं। जब भी मैंने डिनर कराया तुमने कहा मैं पैसे का रौब दिखा रहा हूं। जब भी मैंने बाई निंगबिन की कोई प्रॉब्लम सॉल्व की तुमने कहा मेरे पीछे कोई स्वार्थ छिपा है। 3 साल, 1000 से भी ज्यादा दिन, तुमने कभी एक बार भी मेरे बारे में अच्छी बात नहीं कही। शू टिंगटिंग ने मुंह खोला, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आया कि जवाब क्या दे, क्योंकि जो मैंने कहा था वो पूरी तरह सच था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर शू टिंगटिंग से कहा, और आज तुम मुझसे पूछ रही हो क्या मैं बाई निंगबिन को जलाना चाहता हूं? मैं सीधा खड़ा हुआ, उसके पास से गुजरते हुए धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, तुमने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। मैं सिर्फ आखिरकार तुम लोगों को बर्दाश्त करना छोड़ चुका हूं। शू टिंगटिंग वहीं खड़ी रह गई, उसका चेहरा कभी सफेद पड़ रहा था तो कभी लाल। वो काफी देर तक कुछ समझ ही नहीं पाई। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक गया, मुड़कर उसकी तरफ देखा। हाँ, एक बात और, वापस जाकर बाई निंगबिन से कहना, चिंग्युन ग्रुप की कैश फ्लो रिपोर्ट अच्छी तरह चेक कर ले। अगले हफ्ते उन पर 1.2 बिलियन युआन का शॉर्ट टर्म डेट मैच्योर होने वाला है। अगर मुझे सही याद है तो उनके अकाउंट में इतना कैश नहीं बचा होगा। मेरी बात सुनते ही शू टिंगटिंग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो घबराकर बोली, तुम्हें चिंग्युन ग्रुप के डेट के बारे में कैसे पता? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़कर कॉरिडोर के आखिर तक चलता चला गया। जब मैं वापस बैंकेट हॉल पहुंचा तो मुझे तुरंत महसूस हुआ कि माहौल बदल चुका था। हॉल के बीचों बीच बने स्टेज पर यी तेंगचेंग खड़ा था। उसके हाथ में माइक्रोफोन था और चेहरे पर हमेशा की तरह वही विनम्र मुस्कान। उसके बगल में सिल्वर ग्रे सूट पहने एक मध्यम उम्र का आदमी खड़ा था। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया, वो जांगचेंग टीवी स्टेशन का डायरेक्टर था। यी तेंगचेंग की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, सभी सम्मानित मेहमानों का स्वागत है। जांगचेंग टीवी स्टेशन अब जांगचेंग की उत्कृष्ट लोकल कंपनीज और उनके एंटरप्रेन्योर्स पर एक नया विशेष प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। शुरुआत में सबको लगा ये बस एक सामान्य बिजनेस अनाउंसमेंट है, लेकिन अगले ही पल यी तेंगचेंग ने ऐसी बात कही कि पूरे हॉल का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, हमारे पहले एपिसोड की गेस्ट होंगी चिंग्युन ग्रुप की मिस बाई निंगबिन। बाई निंगबिन जांगचेंग की सबसे उत्कृष्ट युवा एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इस बार तालियां पहले से भी ज्यादा जोरदार थीं। मैं हॉल के एक कोने में खड़ा था, दोनों हाथ पॉकेट में थे और चेहरे पे कोई भाव नहीं था। लियू रुयान धीरे से मेरे पास आई, फिर धीमी आवाज में बोली, ये सीधे सीधे तुम्हें टारगेट कर रहा है। जांगचेंग टीवी स्टेशन शहर का सबसे बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर यी तेंगचेंग ने ये रिसोर्स अपने हाथ में कर लिया तो पब्लिक ओपिनियन भी उसी के हाथ में होगी। उसके बाद वो जब चाहे तुम्हारी इमेज खराब कर सकता है। मैंने शांत स्वर में कहा,
मुझे पता है। लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें जरा भी चिंता नहीं हो रही? मैंने स्टेज पर खड़े यी तेंगचेंग को देखा। धीरे धीरे मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। उधर यी तेंगचेंग की नजर भी मुझ पर पड़ी। भीड़ के बीच हम दोनों की नजरें मिली। उसने हल्की सी मुस्कान दी, वही मुस्कान जिसे देखकर हर कोई यही सोचता कि वो एक बेहद अच्छा इंसान है। लेकिन उसके गोल्डन फ्रेम वाले चश्मे के पीछे मैंने कुछ और देखा। गहरा, छिपा हुआ घमंड और साफ चुनौती। उसी समय यी तेंगचेंग ने फिर से माइक्रोफोन उठाया। वैसे आज जी ग्रुप के यंग मास्टर जी बोडा भी हमारे बीच मौजूद हैं। हाल ही में उन्होंने जी ग्रुप के रिटेल बिजनेस की जिम्मेदारी संभाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी काबिलियत जी ग्रुप रिटेल को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी। बात सुनने में ये एक तारीफ थी, लेकिन हॉल में मौजूद हर समझदार इंसान उसका असली मतलब समझ गया। ये तारीफ नहीं, एक ताना था। वो सबको याद दिला रहा था कि जी बोडा वही निकम्मा यंग मास्टर है जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। और उसके हाथ में जी ग्रुप रिटेल का जाना कंपनी के डूबने की शुरुआत है। हॉल के कई कोनों से हल्की हल्की हंसी सुनाई देने लगी। अगले ही पल सैकड़ों निगाहें एक बार फिर मेरी तरफ उठ गईं। पूरा बैंकेट हॉल बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, मेरे रिएक्शन का। क्या मैं गुस्से में फट पड़ूंगा, या जबरदस्ती मुस्कुराकर बात टाल दूंगा, या फिर पहले की तरह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला जाऊंगा। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हिला। मैं वहीं खड़ा रहा। ऊपर से पड़ती रोशनी मेरे चेहरे की तेज लकीरों को और उभार रही थी। मेरे चेहरे पर पड़ती लाइट और शैडो मुझे किसी बेइज्जत इंसान जैसा नहीं, बल्कि ऐसे चेस मास्टर जैसा दिखा रही थी जो अगली चाल पहले ही सोच चुका हो। अगले ही पल मैं मुस्कुराया। ये गुस्से वाली मुस्कान नहीं थी, न ही शर्मिंदगी वाली, बल्कि ऐसी मुस्कान जिसे देखकर सामने वाले के मन में डर पैदा हो जाए। ऐसी मुस्कान जिसमें जीत का पूरा भरोसा छिपा हो। मैंने आराम से अपनी पॉकेट से फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। अंकल चेन, वो फाइल जांगचेंग टीवी स्टेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर को भेज दीजिए। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। फिर शांत नजरों से स्टेज पर खड़े यी तेंगचेंग को देखने लगा। ये पूरा काम 10 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गया। हॉल में मौजूद किसी इंसान को समझ नहीं आया कि आखिर अभी हुआ क्या। लेकिन कुछ ही देर बाद यी तेंगचेंग का फोन बज उठा। उसने कॉल उठाई। 2-3 सेकंड तक सामने वाले की बात सुनी और उसके चेहरे का रंग आंखों के सामने उड़ने लगा। वो घबराकर चिल्लाया, क्या कहा तुमने? उसकी आवाज तक बदल गई। पहली बार उसके जेंटलमैन वाले चेहरे पर दरार दिखाई दी। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, जांगचेंग टीवी स्टेशन के डायरेक्टर इकोनॉमिक क्राइम में फंस गए? कब? एविडेंस कहां से आया? इतना कहकर उसने तुरंत अपने बगल में खड़े टीवी डायरेक्टर की तरफ देखा। उस आदमी का चेहरा पहले ही सफेद पड़ चुका था। अब यी तेंगचेंग ने मेरी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। मैंने बिना कुछ कहे एक ग्लास चैंपेन उठाया, उसकी तरफ हल्का सा रेज किया। पूरा बैंक्वेट हॉल अचानक मौत जैसी खामोशी में डूब गया। किसी को नहीं पता था कि असल में क्या हुआ है, लेकिन सबने दो चीजें साफ देख ली थीं। पहली, यी तेंगचेंग के चेहरे का रंग उड़ जाना, और दूसरी, मेरे चेहरे की वही शांत मुस्कान। उसी पल लगभग हर इंसान के मन में एक ही सवाल उठा, जी बोडा आखिर है कौन? क्या वो सचमुच निकम्मा था, या 3 साल तक अपनी असली पहचान छिपाकर बैठा हुआ एक जहरीला सांप जिसने अब अपने दांत दिखाने शुरू किए थे? हॉल के एक कोने में बाय निंगबिन चुपचाप सब देख रही थी। उसके हाथ में पकड़ा शैंपेन ग्लास धीरे धीरे और कस गया। जिंदगी में पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा, क्या उसने सच में जी बोडा को कभी समझा ही नहीं? कुछ ही देर बाद चैरिटी बैंक्वेट जल्दबाजी में खत्म कर दिया गया। जांगचेंग टीवी स्टेशन के डायरेक्टर की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह पूरे हॉल में फैल गई। किसी को नहीं पता था उस फाइल में क्या था, लेकिन सबने उसका नतीजा अपनी आंखों से देख लिया था। यी तेंगचेंग ने जिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए 3 महीने तक मेहनत की थी, वो अनाउंसमेंट होने के सिर्फ 15 मिनट बाद पूरी तरह बेकार हो गई। स्टेज पे खड़ा यी तेंगचेंग अब भी माइक्रोफोन पकड़े हुए था, लेकिन उसके चेहरे की विनम्र मुस्कान कब की गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ गुस्सा और गहरी सोच बची थी। वो लगातार मुझे देख रहा था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, जी बोडा ने ये जाल आखिर कब बिछाया था? वहीं मैंने शैंपेन का ग्लास नीचे रखा और बिना पीछे देखे बैंकेट हॉल से बाहर निकल गया। लियू रुयान भी मेरे साथ बाहर आ गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, वो फाइल तुमने कब तैयार की थी?
मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, 1 साल पहले। लियू रुयान की आंखें फैल गईं। मैं आगे बोला, जियांगचेन टीवी स्टेशन के डायरेक्टर के ब्राइबरी के सारे एविडेंस मेरे पास 1 साल पहले ही आ गए थे, लेकिन उस समय उन्हें बाहर लाने का कोई फायदा नहीं था। आज मौका अलग था। आज जियांगचेन के सबसे प्रभावशाली 100 से ज्यादा बिजनेस लीडर्स के सामने यी तेंगचेंग ने खुद उस पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया, और उसके कुछ ही मिनट बाद टीवी डायरेक्टर गिरफ्तार हो गया। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर लियू रुयान की तरफ देखकर बोला, अब बताइए कल सुबह की हेडलाइंस कैसी होंगी। लियू रुयान ने गहरी सांस ली। वो धीमी आवाज में बोली, वाई ग्रुप ने अभी अभी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया और कुछ ही मिनट बाद पार्टनर कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हो गया। आम लोग ये नहीं सोचेंगे कि डायरेक्टर ने क्राइम कब किया था। उन्हें सिर्फ इतना दिखाई देगा कि यी ग्रुप ने एक क्रिमिनल के साथ पार्टनरशिप की। तब सवाल उठेंगे, क्या वाई ग्रुप की जजमेंट खराब है, या क्या वाई ग्रुप खुद भी इस मामले में शामिल है। हम होटल से बाहर निकल आए। रात की ठंडी हवा धीरे धीरे चेहरे से टकरा रही थी। मैंने हल्का सा आंखें सिकोड़ते हुए कहा, चाहे इनमें से कोई भी जवाब हो, वाई ग्रुप की रेप्यूटेशन पर ये एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। लियू रुयान कुछ पल तक मेरा चेहरा देखती रही, फिर अचानक एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा, तुम आखिर हो कौन। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम पहले वाले जी बोदा नहीं हो। उसकी आवाज बेहद गंभीर थी। जिस जी बोडा को मैं जानती थी, वो सिर्फ एक लड़की के पीछे भागने वाला बेवकूफ था। उसके दिमाग में इतनी प्लानिंग नहीं हो सकती, इतना धैर्य नहीं हो सकता, इतनी गहरी सोच तो बिल्कुल नहीं। तो तुम आखिर हो कौन। हम दोनों के बीच रात की हवा गुजरी, दूर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की आवाज कुछ पल की खामोशी को और गहरा कर रही थी। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। क्या यह सच में जरूरी है, मैंने शांत स्वर में कहा। तुम्हें सिर्फ एक बात जाननी चाहिए, अगर तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी तो तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। लियू रुयान काफी देर तक मुझे देखती रही। आखिरकार उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसके दिल में एक बात पूरी तरह तय हो चुकी थी कि जी बोधा के अंदर कोई बेहद बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है, कोई ऐसा सीक्रेट जो उसकी असली पहचान से भी कहीं बड़ा था। अगली सुबह जियांगचेन के लगभग हर न्यूज़पेपर और न्यूज वेबसाइट की हेडलाइंस भी लगभग एक ही जैसी थी। जियांगचेन टीवी स्टेशन के डायरेक्टर पर करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप। यी ग्रुप गहरे विवादों में घिरा। यी तेंगचेंग ने पार्टनरशिप का ऐलान किया और सिर्फ 15 मिनट बाद पार्टनर गिरफ्तार। यह सिर्फ संयोग था या पहले से रची गई चाल। सूत्रों का दावा, यी ग्रुप पर अनफेयर बिजनेस कंपटीशन की जांच शुरू। मार्केट खुलते ही यी ग्रुप के शेयर्स सीधे लोअर सर्किट पर पहुंच गए। कुछ ही घंटों में कंपनी की मार्केट वैल्यू से लगभग 10 बिलियन यूएन उड़ गए। लेकिन मुसीबत सिर्फ यी ग्रुप पर नहीं आई थी। चिंगयुन ग्रुप भी अब मुश्किल में फंस चुका था। अपने ऑफिस में बाय निंगबिन फाइनेंशियल रिपोर्ट को घूर रही थी। उसके सामने लिखे हुए नंबर्स उसके सिर में दर्द पैदा कर रहे थे। अगले बुधवार चिंगयुन ग्रुप पर 1.2 बिलियन युआन का शॉर्ट टर्म डेट चुकाने की डेडलाइन थी, लेकिन कंपनी के पास अवेलेबल कैश सिर्फ 430 मिलियन युआन था। बाकी का पैसा उसे 5 दिनों के अंदर किसी भी हाल में जुटाना था। उसने तुरंत फाइनेंस डायरेक्टर से पूछा, बैंक लोन का क्या हुआ। फाइनेंस डायरेक्टर ने बेबसी से कहा, हम 3 अलग अलग बैंक्स से बात कर चुके हैं, लेकिन सभी का कहना है कि साल के आखिर में क्रेडिट लिमिट लगभग खत्म हो चुकी है। अगर लोन अप्रूव भी हुआ तो कम से कम 1 महीना लगेगा। बाय निंगबिन ने फिर पूछा, क्या पेमेंट पीरियड थोड़ा और बढ़ सकता है। फाइनेंस डायरेक्टर ने सिर हिलाया, बहुत मुश्किल है। रिटेल डिवीजन से हमारे 3 सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जा चुके हैं। रेवेन्यू एस्टिमेट पहले ही 15% कम हो चुका है। सप्लायर्स का भरोसा भी कम होने लगा है। वहीं कई बड़े सप्लायर्स ये तक कह चुके हैं, अगर पेमेंट समय पर नहीं मिली तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर विचार करेंगे। बाय निंगबिन ने धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसकी कनपटियां दर्द से धड़क रही थीं। उसे साफ समझ आ गया था कि इन सारी मुश्किलों की शुरुआत सिर्फ एक इंसान से हुई थी, और वो इंसान था जी बोधा।